प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। विश्व के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व युद्ध था। इसमें 30 राज्यों के करीब 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया। इससे पूर्व विश्व के किसी भी युद्ध में इतनी संख्या में सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। इस युद्ध में विजेता और पराजित पक्षों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 80 लाख थी और 2 करोड़ व्यक्ति घायल थे। संपत्ति के विनाश की दृष्टि से भी यह युद्ध अभूतपूर्व था। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। यूरोप के 3 प्राचीन राजवंश, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग, जर्मनी का होहनजोलन और रूस का रोमानोव राजवंश समाप्त हो गए। इस प्रकार युद्ध में पश्चिमी जनतंत्रात्मक सरकारों ने सफलता प्राप्त की और युद्ध के उपरांत तीनों राज्यों का पूर्वी और मध्य यूरोप से विलोप हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक परिणाम, और इसमें भी सबसे पहले आर्थिक विनाश। जब 4 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा से युद्ध समाप्त हुआ, तो पता चला कि युद्ध में 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष खर्च हुआ है और जान माल की परोक्ष हानि का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय ऋण अब 7 अरब 43 करोड़ 50 लाख पाउंड हो गया और इसी प्रकार फ्रांस का राष्ट्रीय ऋण भी बढ़कर 147.472 मिलियन फ्रैंक हो गया। जर्मनी का राष्ट्रीय ऋण अब 160-600 मिलियन मार्क हो गया। इस प्रकार इस विशाल धनराशि को 4 साल में दोनों पक्षों ने फूंक कर रख दिया। 1918 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सारी संपत्ति इससे अधिक कीमत नहीं रखती थी। इसमें 1/3 खर्च जर्मनी और उसके साथियों का हुआ और 2/3 मित्र राष्ट्रों का। महायुद्ध के आरंभ में औसतन दैनिक खर्च 40 करोड़ रुपया था और 1918 के बाद तो इसका खर्च 3.5 करोड़ रुपये प्रति घंटा हो गया था। अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड ने यह अनुमान लगाया कि सब लड़ने वाले राष्ट्रों का संयुक्त व्यय 31 मई 1918 तक 35,000 मिलियन पाउंड हो चुका था। यही धनराशि यदि राष्ट्रों और मानवता के विकास में लगती तो अभूतपूर्व वृद्धि और विकास की संभावनाएं बन सकती थी। दूसरा परिणाम है जनशक्ति का महाविनाश। 4.25 वर्ष के युद्ध में 80 लाख मृतकों और 2 करोड़ आहतों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह आधुनिक युद्ध एक महाविनाशकारी युद्ध था। इस अवधि में 7,000 व्यक्ति हर रोज मरे। 3 क्षेत्रों में प्रथम महायुद्ध के सैनिक आंकड़े किसी भी ज्ञात युद्ध से कहीं आगे हैं। कुल 6 करोड़ मनुष्यों ने सैन्य गतिविधियों में भाग लिया और युद्धरत में 40% लोग हताहत हुए। अपनी जनसंख्या के अनुपात में फ्रांस को अत्यधिक जनहानि उठानी पड़ी। तीसरा है युद्ध ऋण। युद्ध के असाधारण खर्च के कारण संसार के सार्वजनिक ऋणों की मात्रा में भी असाधारण रूप से वृद्धि हो गई। 1914 में दोनों पक्षों के प्रमुख राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण 8,000 करोड़ था, जो 1918 में बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों को संपत्ति के विनाश के कारण कठिनाई भी उत्पन्न हुई। कुल मिलाकर 13,200 करोड़ रुपयों की संपत्ति नष्ट हुई। वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी, मजदूरी की दर ऊंची हो गई और पैदावार बहुत कम होने लगी। मुद्रा की कीमत कम हो गई और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की अव्यवस्था भी उत्पन्न हो गई। नए टैक्स लगाए गए और लोग सब तरह से आर्थिक संकट का अनुभव करने लगे। मित्र राष्ट्रों को युद्ध से होने वाले अपार खर्च के लिए संयुक्त राष्ट्र से भारी ऋण लेना पड़ा। चौथा परिणाम है व्यापार को क्षति। अरबों रुपयों के विनाश से राष्ट्रों के व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
अब हर राष्ट्र यह कोशिश कर रहा था कि वह अन्य देशों से कम माल खरीदे और उन्हें अधिक से अधिक माल बेचे। ऐसा करने के लिए सरकारों ने तटकरों में भारी वृद्धि की, जिसके कारण विश्व व्यापार और भी कम हो गया। युद्ध के बाद अमेरिका, जापान और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों ने उन बाज़ारों में अपने पांव जमा लिए जो पहले ब्रिटेन और जर्मनी के हाथों में थे। युद्ध से पहले अमेरिका एक कर्जदार देश था और युद्ध के बाद वह संसार का एक प्रमुख कर्ज देने वाला राष्ट्र बन गया। इसके बाद आते हैं मुद्रा प्रसार पे। महायुद्धों में अरबों रुपया खर्च किया गया और यह राशि किसी उत्पादक कार्य में न लगाकर विनाश के कार्य में लगाई गई थी। ऐसी स्थिति में सभी राज्य बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर थे, चाहे वह देश के धनपतियों से लिया जाए चाहे विदेश से। धन एकत्र करने के लिए करदाताओं पर भारी करों का बोझ लादा जाने लगा। अपने ऋणों को चुकाने के लिए अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने विशाल मात्रा में कागजी मुद्रा जारी कर दी, जिससे कीमतों में भारी वृद्धि हुई और कागजी मुद्रा का मूल्य बाजार में बहुत गिर गया। इस मुद्रास्फीति ने बचत को समाप्त कर दिया और इस स्थिति से बचने के लिए इंग्लैंड को अपने स्वर्ण का स्तर का भी त्याग करना पड़ा। छठा परिणाम निकला मजदूर आंदोलन। करोड़ों की संख्या में नवयुवकों के युद्ध में जाने से श्रमिकों की कमी हो गई। विजय के लिए जितनी आवश्यकता सैनिकों की थी, उतनी ही अस्त्र शस्त्र व अन्य उपयोगी सामान की भी थी। अतः मजदूरों की आवश्यकता बढ़ गई और परिणाम यह हुआ कि मजदूर श्रेणी में अपनी महत्ता की एक नई अनुभूति उत्पन्न हुई। वे अधिक वेतन और कार्य के कम घंटों की मांग करने लगे। रहन सहन में उन्नति, आराम के प्रबंध और व्यवसाय के संचालन में अधिकार प्राप्त करने की मांग आरंभ कर दी। इन अधिकारों की पूर्ति के लिए अनेक श्रमिक संघों की स्थापना की गई और आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने सरकार पर प्रभाव स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। मजदूर दलों की स्थापना हुई और धीरे धीरे मजदूर श्रेणी का राज्य शासन में महत्व बढ़ने लगा। सातवां परिणाम है राजकीय समाजवाद का विकास। महायुद्ध से पहले साम्यवाद के विचार यूरोप के लोगों को प्रभावित करने में लगे थे, लेकिन व्यवसाय और व्यापार संचालन अभी व्यक्ति के हाथों में ही था। किंतु महायुद्ध के समय आवश्यकता से विवश होकर राज्यों ने अनेक व्यवसायों का संचालन अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि युद्ध के समुचित संचालन के लिए प्रत्येक देश की सरकार ने आर्थिक जीवन पर नियंत्रण स्थापित करना उचित समझा। इसलिए युद्ध के समय उन सभी उद्योग धंधों और व्यवसायों को जो युद्ध के लिए आवश्यक थे, सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सरकारों ने दूसरे उद्योग धंधों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार अनेक राज्यों में आर्थिक जीवन सरकार के अधिकार में आ गया और राजकीय समाजवाद की स्वयं ही स्थापना हो गई। युद्ध के समाप्ति के बाद साम्यवादी चाहते थे कि व्यवसायों पर अब भी राज्य का नियंत्रण रहे और उद्योगपतियों को यह अवसर न दिया जाए कि वे मनमाने तरीकों से आर्थिक सत्ता का उपयोग करें। यद्यपि समाजवादी या साम्यवादी इसमें सफल नहीं हो पाए, फिर भी राज्य का हस्तक्षेप उद्योगों में बहुत तरह से जारी रहा। इस हस्तक्षेप की परिपाटी पर रूस में साम्यवादियों को आर्थिक नियंत्रण सफलता प्राप्त हुई। अब आते हैं हम सामाजिक परिणामों पर। इसमें सबसे पहला है अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान के प्रयास। पेरिस शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के अधिकार को आधार मानकर अल्पसंख्यकों को नए राज्यों में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बावजूद 17 करोड़ अल्पसंख्यक समायोजित होने से रह गए। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया आदि देशों में राष्ट्रीयता की दृष्टि से इन देशों से भिन्न लोगों की संख्या लाखों में थी। इन लोगों के हितों की संरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्र संघ पर छोड़ दिया, लेकिन अल्पसंख्यकों की समस्या का राष्ट्र संघ भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल सका। ऐसी स्थिति का लाभ बाद में हिटलर ने
ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़पने में उठाया। दूसरा परिणाम है स्त्रियों की दिशा में परिवर्तन। महायुद्ध ने महिलाओं को चारदीवारी से बाहर लाकर पुरुषों से समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर काम करने और अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया। महिलाओं ने कार्यालयों, कारखानों और अस्पतालों में और जहां भी उन्हें काम सौंपा गया उसे पूर्ण क्षमता से पूरा करके यह दिखा दिया कि वे सच्ची सहयोगी बन सकती हैं। महायुद्ध ने महिला वर्ग में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। फलतः 1918 में इंग्लैंड ने 30 वर्ष की महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्रदान करके इस दिशा में पहल की। 1920 में जर्मनी ने भी महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया। तीसरा है सांस्कृतिक क्षति। विश्व युद्ध सांस्कृतिक दृष्टि से महाविनाशकारी सिद्ध हुआ। उसने विविध सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त ही नहीं किया बल्कि कलाकारों और बुद्धिजीवियों की एक पीढ़ी को भी समाप्त कर दिया। स्कूल कॉलेजों को तबाह किया। बहुत से वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार युद्ध के काम आए। सांस्कृतिक विकास को भारी आघात लगा। वहीं पुरानी कलाकृतियों, पुस्तकालयों, ऐतिहासिक इमारतों आदि के ध्वंस से भी राष्ट्रीय विकास, सांस्कृतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ। चौथा है वैज्ञानिक प्रगति। महायुद्ध ने अनेक प्रकार से युद्धकालीन आविष्कारों के द्वारा दुनिया को नवीन यांत्रिक ताकत प्रदान की। जहां टैंकों, हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियां आदि के रूप में दुनिया को नए हथियार मिले, वहीं यातायात के साधनों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। नए नए रासायनिक हथियार बनाए गए और नई औषधियों की खोज भी हुई। युद्धकालीन आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिकों ने कई त्वरित आविष्कारों से दुनिया में वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया। जो युद्ध में बच गए थे उन पर गहरा अनुभव हुआ, उन्हें बेकारी झेलनी पड़ी, जिससे वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही भावनाओं को बढ़ावा मिला। कई उपन्यासकारों ने अपनी यादों को लेखों और उपन्यासों के जरिए व्यक्त किया। बहुत से लेखक और कलाकार जिन्होंने युद्ध की आलोचना की थी, युद्ध के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए और नई क्रांति का स्वागत किया। विश्व युद्ध के कारण विश्व की आर्थिक और सामाजिक अवस्था पर अत्यधिक गंभीर परिणाम हुए और आने वाले कई वर्षों तक उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी।